नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खास खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जो खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबरें होंगी एकदम 16 आने सच। भिवाड़ी में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी और 8 मजदूर जिंदा जल गए। राजस्थान के भिवाड़ी में केमिकल पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि शवों को पॉलिथीन में इकट्ठा करना पड़ा। बताया गया कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में 25 मजदूर काम कर रहे थे। धमाका हुआ तो कई मजदूर झुलस गए, जिन्हें दिल्ली एम्स के लिए रेफर किया गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के कटिहार के कुर्सेला बाजार में आग लगने से 100 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल नजर आया। हादसे में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हमीरपुर के सराफा कारोबारी सुरेंद्र सोनी ने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। सुरेंद्र सोनी ने वीडियो में बताया कि उन्हें एक कस्टमर ने गहने बेचे थे। पैसों को लेकर वो मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। हालांकि परिजनों ने उन्हें तुरंत हमीरपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रतापगढ़ में 1000 किलो वजन का एक पोल चलती कार पर गिरने से सपा नेता लाल बहादुर यादव की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप के सामने पोल खड़ा किया जा रहा था। इसी दौरान पोल अचानक सड़क से गुजर रही कार पर गिर पड़ा। हादसे के बाद बाजार में चीख पुकार मच गई। पूरा मामला पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। महोबा में जल जीवन मिशन के तहत 65 लाख की लागत से बनी एक पानी की टंकी में दरारें आ गई। टंकी भरते ही इससे पानी बहने लगा। गांव वालों ने घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। ग्राम प्रधान गायत्री ने डीएम को लेटर लिख करके शिकायत भेजी। हाल ही में चरखारी से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोककर जल जीवन मिशन में बढ़ती जा रही लापरवाही की शिकायत की थी। नगारा डांग गाँव की इस घटना ने विधायक के आरोपों को और बल दे दिया है। इसमें जो संबंधित जो ऑपरेटर है उनकी लापरवाही से ओवरफ्लो के कारण जो है ये पानी जो है गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है, और इसके लिए जो संबंधित जिम्मेदार है उसकी भी हम लोग जिम्मेदारी जांच करा रहे हैं। इसमें एक्सीएन से भी जल निगम ग्रामीण से रिपोर्ट ली गई है और उसमें ये पाया गया है कि टंकी में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है। जब टंकी का निर्माण हो रहा था तो थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा भी इसकी जाँच कराई गई थी। थर्ड पार्टी एजेंसी सेंसिस के द्वारा भी इसकी जाँच की गई है। जेएनयू के छात्रों ने कॉलेज परिसर में चेतावनी रैली निकाली। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को तत्काल लागू करने की मांग की। इस दौरान एक बार फिर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठाकुरवाद मुर्दाबाद और हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद जैसे आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए, जमकर हंगामा भी किया गया। यूपी के बदायूं में एक खुले नाले में गिरने से 2 साल की बच्ची नंदिनी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नंदिनी घर के पास ही खेल रही थी, तभी वो खुले नाले में गिर गई। काफी समय तक न नजर आने पर परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। खोजबीन के दौरान वो नाले में पड़ी मिली। परिजनों ने उसे बाहर निकाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हापुड़ में ट्यूशन पढ़ने जा रही एक छात्रा से छेड़छाड़ और जबरन खींचने की कोशिश का मामला सामने आने के बाद से आक्रोश का माहौल है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सामने आते ही शहर की सुरक्षा व्यवस्था और यहां मंचलों की बढ़ती करतूतों को लेकर के सवाल खड़े हो गए। जानकारी के अनुसार छात्रा अपनी 2 सहेलियों के साथ रोज की तरह ट्यूशन के लिए जा रही थी। शुक्रवार को एक सुनसान गली में पहले से मौजूद युवकों ने अचानक उसका हाथ पकड़कर खींचने का प्रयास किया। छात्रा ने साहस दिखाते हुए जोर से शोर मचाया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर निकले तो आरोपी मौके से फरार हो गया। पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर चौको छक्कों की बरसात करने वाले ईशान किशन की जिंदगी में प्यार की पिच पर एक खास खिलाड़ी की एंट्री हुई है। लेकिन सवाल यह है कि यह लव स्टोरी घर वालों तक पहुंची कैसे? क्या था वो पल जब परिवार को इस रिश्ते की खबर लगी? 6 साल डेटिंग, दादाजी ने शादी के लिए कौन सी शर्त रखी और कौन है ईशान किशन की दुल्हनिया? देखिए ये खास रिपोर्ट। ईशान के दादा बोले अदिति हुंडिया उनकी गर्लफ्रेंड है। दादाजी ने कहा ईशान जिससे भी शादी करेगा मुझे स्वीकार है। खबर है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद बज सकती है शहनाई। 6 साल डेटिंग, दादाजी ने रखी शादी के लिए कौन सी शर्त? ईशान किशन का नाम अक्सर मॉडल और मिस इंडिया फाइनलिस्ट अदिति हुंडिया के साथ जोड़ा जाता रहा है। दोनों के साथ में तस्वीरें और इंस्टाग्राम पोस्ट ने फैंस के बीच हलचल मचा दी थी।
सूत्रों के मुताबिक शुरुआत दोस्ती से हुई और फिर ये रिश्ता धीरे धीरे खास बन गया। दोनों कई मौके पर एक दूसरे को सपोर्ट करते नजर आए, चाहे वो क्रिकेट मैच हो या फैशन इवेंट। बताया जाता है कि दोनों की नजदीकियों की भनक सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए परिवार तक पहुंची, फिर खुलकर बातचीत का दौर शुरू हुआ। करीबी सूत्रों के अनुसार परिवार ने इस रिश्ते को सकारात्मक नजरिए से देखा। बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले ईशान किशन के दादा ने बताया कि उन्होंने पोते से इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था कि बहू का चेहरा देखे बिना वो दुनिया से जाना नहीं चाहते। इसी बातचीत के दौरान ईशान ने अदिति के बारे में बताया था। दादा ने साफ कहा, ईशान की पसंद ही मेरी पसंद है। परिवार ने बिना किसी हिचक के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। परिवार इंटरकास्ट शादी को लेकर पूरी तरह सहज है। उनके दादा ने कहा कि जाति से ज्यादा बच्चों की खुशी जरूरी है। अब फैंस को इस क्रिकेट ग्लैमर वेडिंग का इंतजार है। क्या कहें उसके बारे में, उसको जो मन होगा वही करेगा, उसी से शादी करे, जिससे करे। हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। उसके बड़े भाई ने कहा कि हम उसी से शादी करेंगे पल्लवी से, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे इसका भी एक्सेप्ट हम। आपको बता दें कि जयपुर की रहने वाली अदिति हुंडिया मॉडलिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम है। मिस दिवा 2018 की विनर रह चुकी हैं। फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में फाइनलिस्ट रही। कॉलेज के दिनों से ही उन्होंने मॉडलिंग में करियर बनाया। 15 जनवरी 1997 को जन्म हुआ। पिता जयपुर में कारोबारी हैं। साल 2025 में जब ईशान वेस्ट इंडीज दौरे पर थे, तब अदिति वहां पहुंची। 18 जुलाई को उनका जन्मदिन साथ में मनाया गया। दिल्ली समेत कई मैचों में अदिति को देखा गया। जयपुर में शादी, पटना में रिसेप्शन संभव। ईशान ने भी एक बार मजाक में कहा था कि उनकी बारात फ्लाइट से जाएगी। ये बात सच भी हो रही है, क्योंकि ईशान बारात पटना से जयपुर ले जाने को बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। दरअसल ईशान किशन की जो 77 रनों की पाकिस्तान के खिलाफ पारी थी, इस पारी ने ईशान को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। लेकिन ये 2 साल के इंतजार, मेहनत और भरोसे का नतीजा था। टीम से बाहर होने के बाद ईशान ने जमकर मेहनत की और फिर अपने पावर गेम से पाकिस्तान को पस्त कर दिया। क्रिकेट में कुछ कहानियां स्कोर कार्ड पर नहीं, दिलों में लिखी जाती हैं। एक खिलाड़ी जिसने 2 साल इंतजार किया, सवाल झेले, आलोचनाएं सुनी, फिर उसी मैदान पर लौटकर जवाब दिया जहां हर रन इतिहास बनता है। भारत बनाम पाकिस्तान की यह कहानी है कमबैक की, आत्मविश्वास की और उस बल्ले की जिसने चुप्पी को ही दोहरा शतक लगाने वाला विकेटकीपर बल्लेबाज अचानक चैन से बाहर। लेकिन कुछ खिलाड़ी रुकते नहीं हैं, वो लौटने की तैयारी करते हैं। 2 साल घरेलू क्रिकेट, फिटनेस, आत्ममंथन, शिकायत नहीं, सिर्फ तैयारी। दिसंबर 2025 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड को खिताब और सबसे ज्यादा रन, करीब 197 का स्ट्राइक रेट और फिर भारतीय टी20 टीम में वापसी। ईशान ने नहीं मानी हार। अंतर्राष्ट्रीय टीम से बाहर होना, फॉर्म में गिरावट, टीम कॉम्बिनेशन के कारण मौके कम मिलना। 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाया। दोहरे शतक के बाद भी अगले मैच में बाहर बैठना पड़ा। 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन। अच्छे प्रदर्शन के बाद भी प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला। दक्षिण अफ्रीका दौरे को उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। ब्रेक के बाद वापसी की राह और मुश्किल होती गई। फरवरी 2024 में उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। साल के अंत तक मुंबई इंडियंस ने भी उन्हें टीम से रिलीज कर दिया। घरेलू क्रिकेट में खुद को फिर से हार नहीं मानी। क्रिकेट में वापसी आसान नहीं होती, खासकर तब जब मैच भारत पाकिस्तान का हो। लेकिन ईशान किशन ने दिखा दिया, अगर जज्बा जिंदा हो तो वक्त चाहे जितनी परीक्षा ले, अंत में कहानी वही लिखता है जो खुद पर भरोसा रखता है। चयनकर्ताओं का भरोसा दोबारा जीता। महत्वपूर्ण मैचों में तेज और आत्मविश्वास से भरी पारियां। टीम में अपनी भूमिका को बेहतर समझा। विकेट कीपिंग में निरंतर सुधार। टी20 विश्व कप 2026 मुकाबला पाकिस्तान से, कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम, लंबी बाउंड्री, भारी दबाव और उम्मीदों का पहाड़। लेकिन ईशान के इरादे उससे भी बड़े निकले।
सिर्फ 27 गेंदों में अर्धशतक, 7 चौके, 2 छक्के, 185 का स्ट्राइक रेट, पावर प्ले में अकेले 42 रन बनाए। भारत पाकिस्तान टी20 इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बना। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए शाहीन शाह अफरीदी नई गेंद के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक, लेकिन ईशान ने स्वागत किया। 2 चौके, 1 छक्का और संदेश साफ। ये सिर्फ वापसी नहीं, तूफान है। फिर स्पिनरों पर हमला, अबरार, अयूब, कोई नहीं बचा। 40 गेंदों में 77 रन ठोक दिए, 10 चौके और 3 छक्के। ये सिर्फ पारी नहीं, आत्मविश्वास की वापसी थी। भारत पाकिस्तान टी20 इतिहास में सबसे तेज 50 की सूची, तीसरे नंबर पर ईशान। ये पारी अचानक नहीं आई, कमबैक के बाद लगातार रन बनाए। ईशान का बैटिंग परफॉर्मेंस, कुल मिलाकर 2 टेस्ट मैच खेले हैं, 78 रन बनाए हैं। इनमें हाईएस्ट स्कोर 52 रन का रहा, जिनमें टेस्ट में 1 अर्धशतक बनाया है। वनडे मैचों की बात करें तो ईशान ने कुल मिलाकर 39 वनडे मैच खेले हैं, कुल मिलाकर 1169 रन बनाए हैं। 103 उनका व्यक्तिगत उच्चतम स्कोर रहा है। उन्होंने वनडे में अब तक 1 शतक और 9 अर्धशतक बनाए हैं। क्रिकेट में कुछ कहानियां स्कोर कार्ड पर नहीं लिखी जाती, वे दिलों में दर्ज होती हैं। ईशान किशन ने साबित कर दिया, वक्त चाहे जितनी परीक्षा ले, अंत में कहानी वही लिखता है जो खुद पर भरोसा करता है। कमबैक, आत्मविश्वास और आक्रामक क्रिकेट का नया चेहरा ईशान किशन। अगर यही फॉर्म जारी रही तो ये वापसी सिर्फ कहानी नहीं, भारतीय क्रिकेट का नया अध्याय बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि वक्त परीक्षा बहुत लेता है और इस वक्त ने ईशान किशन की परीक्षा भी बहुत ली, लेकिन ईशान बड़े धैर्य के साथ हर परीक्षा को पास करते गए। विजय हजारे ट्रॉफी में जो घरेलू टूर्नामेंट्स हैं उसमें शानदार रन बनाए और फिर पाकिस्तान के खिलाड़ियों का तो धुआं उड़ा दिया ईशान किशन ने। जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की है पाकिस्तान के खिलाफ, और आप ये देखिए कि वो ऐसी पिच पर बैटिंग कर रहे थे जहां बॉल रुक कर आ रही थी, लेकिन ईशान का बल्ला नहीं रुका जब तक वो क्रीज पर रहे। 40 गेंदें उन्होंने पाकिस्तान के गेंदबाजों की बखिया उखेड़ कर रखी और अपने बेटे की इस उपलब्धि पर अब वो माता पिता, ईशान किशन के माता पिता गदगद हैं। बस इसी तरह परफॉर्मेंस चलती रहे, भारत जीतता रहे, यही हम लोग के लिए सबसे बड़ा वरदान, आशीर्वाद जो भी कहिए। बहुत खुशी हो रही है, अपनी इंडिया जीत गया, भारत हम लोग जीत गए और सारे प्लेयर्स को बहुत बहुत बधाई। टीम इंडिया की जीत के लिए बहुत बधाई। बहुत अच्छा किया, मेहनत किया और टीम इंडिया में फिर वापस आया है, तो बहुत खुशी है कि ईशान ने मेहनत करके अपनी जगह बनाई। तो यहां पर तो हिंदुस्तानी क्रिकेटरों की जय जयकार हो रही है और उधर पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। हाय हाय बाबर, हाय हाय सलमान, लौटना मत पाकिस्तान, ये नारे भारत से हार के बाद पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं। 11 क्रिकेटर्स नहीं हारे, भारत ने पूरे पाकिस्तान को रौंद दिया है। हार से पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस समय गहरी निराशा में डूबे हुए हैं। आप खुद देखिए कैसे भारत से हार के बाद पाकिस्तान के लोग पगलाए हुए हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इस लड़के ने, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, केक उठाकर अपनी बहन के मुंह पर फेंक दिया। पाकिस्तान में इस समय आप समझिए कि मातम का माहौल है। पुराना दौर में थोड़ा सा याद दिला दूं आपको, हालांकि क्रिकेट की दीवानगी, और वो भी तब जब पाकिस्तान के साथ मैच हो तो बिल्कुल अपने हाई एंड पर होती है, चरम पर होती है। लेकिन पुराना वक्त वो भी आपको याद है कि जब पाकिस्तान में टेलीविज़न फूटा करते थे, जब जब भारत से हार होती थी तब तब पाकिस्तान में टीवी फूटा करते थे। वो तस्वीरें बड़ी वायरल हुआ करती थी। हालांकि वो दौर सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो टेलीविज़न के माध्यम से पता चलता था। लेकिन अब सोशल मीडिया के दौर में देखिए कैसी कैसी तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ भारत ने पाकिस्तान को हराया, धून दिया, और वहां देखिए एक भाई जो इस हार से नाराज था, दुखी था, अपनी बहन के मुंह पर केक दे मारा। अभिषेक शर्मा भाई, केक का क्या करना है? केक का है ना, ये करना है, ठीक है? केक का ये करना है, ये करना है। चालक कर रहे, तुम क्यों कर रहे हो? अजीब, जब से केक की जैसे पीछे लगी हुई है, पागल। मैं क्या बोलूं तुम्हारे को? ये करना है। जाओ यहाँ से, निकलो, बना लो, जाओ, नहीं बना रहा ब्लॉग, जाओ। अभिषेक शर्मा भाई, केक का क्या करना? तो मैं थप्पड़ लगाऊं, मैं किसी को छोड़ू ना, मैं इस कलर जिसको कहता ना, आज पागल हो रहा हूं यार। तुम लोगों ने जलील करवा के रख दिया, जलील भी क्या, रुस्वा भी क्या, तुम लोगों ने हमें नंगा करके रख दिया कसम से। आज मैं ये कहने, मैं कभी जिंदगी में बुरे अल्फाज यूज नहीं करता, मैं कभी भी जिंदगी के अंदर, मैं अब तुम लोग मुझे जानते देखते आ रहे हो, मैंने कभी भी
गलत अल्फाज में यूज नहीं करता, लेकिन मैं आज ये कहने पे मजबूर हो गया हूं कि तुम इस पाकिस्तानी टीम ने नंगा करके रख दिया। मैं इतनी घटिया परफॉर्मेंस, इतनी घटिया परफॉर्मेंस, इससे बेहतर बाइकआउट कर लेते यार। मतलब बेशर्मी की हद है। हारना आपने था ही, थोड़ा सा चेस कर लेते, थोड़ी सी मेहनत कर लेते। किस चीज़ की इन्होंने प्रैक्टिस की है? ना बैटिंग की बहुत खबरें आ रही थी, बैटिंग की प्रैक्टिस हुई है, बॉलिंग की प्रैक्टिस हुई है, फील्डिंग की प्रैक्टिस हुई है, खेल प्रैक्टिस किया इन्होंने। आई मीन बंदा ये तो 100 भी नहीं कर पा रहे हैं। इंतहाई एम्बैरेसमेंट हो रही है। मतलब हमें पहले ही लग रहा था कि बेइज्जती बहुत बुरी होनी है, और लेकिन इस कदर बेइज्जती, मतलब इतने निकम्मे प्लेयर्स। इससे तो अच्छा था कि हम ये फैसला ही वापस ना लेते खेलने का। एटलीस्ट इस डिसअपॉइंटमेंट से और इस बेइज्जती से तो बच जाते। तो इस हार से शोक में डूबा है पाकिस्तान, लेकिन हिंदुस्तान में जश्न ही जश्न का माहौल है। और सिर्फ भारतीय फैंस ही नहीं, अफगानियों और बलोचों ने भी भारत की इस जीत को सेलिब्रेट किया है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर भारत को मिली शानदार जीत के बाद अफगानिस्तान और बलोच में भी जमकर जश्न मनाया गया। बलोच में फैंस भारत की जीत पर डांस करते नजर आए, तो अफगानिस्तान में भी फैंस बहुत जोश में नजर आए और सड़कों पर उतरकर जमकर जश्न मनाया। छतरपुर के बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के मौके पर 305 कन्याओं के विवाह के मौके पर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री विदेशी राजदूतों के साथ झूमते नजर आए। दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मंत्री सहित 8 देशों के राजदूत भी मौजूद रहे। महाराजगंज में धर्मांतरण के आरोप में पुलिस ने छापेमारी कर एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। दरअसल सोन बरसा गांव में धर्मांतरण के लिए प्रार्थना सभा रखी गई थी। इसका विरोध हिंदूवादी संगठनों ने किया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रार्थना सभा को रुकवाया और एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने घटनास्थल से ईसाई धर्म से जुड़ी पुस्तकें भी बरामद की। गाजियाबाद में डंपिंग ग्राउंड का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। किसान ट्रोनिका सिटी में बन रहे डंपिंग ग्राउंड का विरोध कर रहे थे। इसी बीच प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई। पुलिस किसानों को जबरन हटाने लगी और गाड़ियों में भरना शुरू किया, जिससे किसान उग्र हो गए। गुस्साई भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में कई महिलाएं और बुजुर्ग घायल हो गए। बागपत में डीएम अमिता लाल ने एक नई पहल शुरू की। कलेक्टर ने परशुराम मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले दूध को इकट्ठा कराया और फिर दर्जनों कुत्तों, पक्षियों और बंदरों को पिला दिया। यानी शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला दूध बर्बाद नहीं हुआ। हाथरस पुलिस ने फौजी अखिलेश की हत्या के मामले में एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। 25,000 रुपए का इनामी हेमंत को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मार दी, जिसके बाद जख्मी अवस्था में पुलिस ने पकड़ लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना 5 फरवरी को हुई थी, जब सेना के जवान अखिलेश कुमार हाथरस कोर्ट से आगरा की तरफ आ रहे थे, लेकिन चंद्रा फार्म हाउस के नजदीक कार और बाइक सवार लोगों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे अखिलेश की मौके पर ही मौत हो गई थी। ऋषिकेश में बर्तन की दुकान में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। आग से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दुकानदार को सूचना दी। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। इधर इमरान खान के नाम पर पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त सुलग रहा है। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक बवाल हो रहा है। वजह है जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत। खबर है कि आदियाला जेल में बंद इमरान खान की दाहिने आंख की रोशनी सिर्फ 15% बची, यानी कि 85% आमिर उनको दिख नहीं रहा है इमरान खान, और उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है। लेकिन इसके बावजूद इमरान को इलाज नहीं मिल रहा है। आरोप है कि जेल में उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है और उसी को लेकर इमरान के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक इमरान की पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। इमरान समर्थकों ने शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को सीधी चेतावनी दी है कि अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया गया, उनका इलाज नहीं हुआ और अगर कुछ हो गया इमरान खान को, तो हुकूमत के खिलाफ सीधी जंग छेड़ देंगे। सवाल है कि क्या पाकिस्तान में 9 मई 2023 का इतिहास दोहराया जाने वाला है?
क्या इमरान के नाम पर पाकिस्तान एक बार फिर से जल उठेगा? इमरान खान के नाम पर एक बार फिर पाकिस्तान में संग्राम हुआ। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सड़कों पर जबरदस्त बवाल हुआ। इमरान समर्थकों के गुस्से की आग तब धधकी जब खबर आई कि पाकिस्तान की आदियाला जेल में बंद इमरान खान की दाहिनी आंख की रोशनी 85% तक कम हो गई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इमरान खान की दाहिनी आंख में सूजन है। आंख की रोशनी 15% ही बची है। आंख में ब्लड क्लॉट बनने की पुष्टि हुई है। इसी रिपोर्ट के बाद इमरान खान समर्थक सड़कों पर उतर आए। रिहाई की मांग कर शहर शहर प्रदर्शन करने लगे। पीटीआई कार्यकर्ताओं की मांग है कि इमरान खान को आदियाला जेल से रिहा किया जाए, बेहतर इलाज के लिए शिफा अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। इमरान खान का कोई भी मेडिकल चेकअप या इलाज सिर्फ उनके निजी डॉक्टरों और कम से कम एक परिवार के सदस्य की मौजूदगी में हो। इसके साथ ही पीटीआई के नेताओं ने आरोप लगाया है कि आदियाला जेल में बंद इमरान खान को मारने की साजिश रची जा रही है। अब उनकी जिंदगी को खतरा है। जेल के अंदर इमरान खान की जिंदगी को हकीकी खतरा है। अगर उनको रिहा नहीं किया गया तो मैं अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से रमजान के बाद खैबर से कराची तक पूरे पाकिस्तान में सड़कों पर निकलूंगा। ये जमहूरियत की जंग है, ये बशरी हुकूक की जंग है, ये दस्तूर की जंग है, ये रूल ऑफ लॉ की जंग है, ये पार्लियामेंट की आजादी की जंग है, ये अवाम के हक हुक्मरानी का जंग है। इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने जंग का ऐलान कर दिया है। जंग पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ, जंग पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मुनीर के अत्याचार के खिलाफ। और इस जंगी ऐलान का असर भी दिखने लगा है। पीटीआई कार्यकर्ताओं ने क्वेटा में सड़कों पर आगजनी कर क्वेटा चमन राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान समर्थकों ने शहबाज सरकार को बिजली और गैस सप्लाई बंद करने की धमकी दी। इसके अलावा इमरान समर्थकों ने अटक ब्रिज से आवाजाही को रोक दिया। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ठान लिया है कि जब तक इमरान को रिहा नहीं करवा लेते तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। लेकिन अभी तक हुकूमत ने इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज या फैमिली मेंबर को उन तक रसाई नहीं दी। मेरा पूरे पाकिस्तान के तलबा को, ISF के जवानों को, तंजीमों को ये पैगाम है कि आप सब अपने अपने शहरों में निकलें, रोड्स बंद करें। सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, KPK में ऑलरेडी हम निकल चुके हैं। आप सबको मेरा पैगाम है कि जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती और खान साहब की फैमिली मुतमईन नहीं होती, हमने रोडों पे रहना है, हमने अपने एहतजाज को जारी रखना है और हमने मुज़ाहमत को उस हद तक लेके जाना है कि उनकी सोच भी ना हो। साफ है कि इमरान समर्थकों ने आर पार का मन बना लिया है। पाकिस्तानी हुकूमत और मुनीर से लड़ने का फैसला कर लिया है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने भी इमरान की सेहत को लेकर चिंता जाहिर की है। वसीम अकरम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, हमारे कैप्टन इमरान खान की तबीयत खराब होने की सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेंगे और उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराएंगे। मैं उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नियाजी खान की सेहत पर चिंता जाहिर की। वकार यूनुस ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे नेशनल हीरो जिन्होंने खेल के मैदान पर हमें सबसे बड़ा गौरव दिलाया, एक इमरजेंसी स्थिति से गुजर रहे हैं और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। मैं संबंधित अधिकारियों से अपील करता हूं कि उन्हें समय पर उचित इलाज मिले। कैप्टन जल्दी ठीक हो जाइए। इमरान खान भ्रष्टाचार के आरोप में रावलपिंडी की आदियाला जेल में बंद हैं, जहां उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। उनकी एक आंख की रोशनी करीब करीब खत्म हो गई है, जिससे पीटीआई नेताओं का गुस्सा भड़क उठा है। अजीम लीडर इमरान खान साहब की सेहत का मसला गंभीर होता जा रहा है और इनके वज़रा, इनके ज़िम्मेदारान हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाह रहे हैं, आंखों में हमारी धूल झोंक रहे हैं।
कभी कहते हैं कि जी हमने ये बना दिया, हमने बोर्ड बना दिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? चीफ जस्टिस ने जो भी ऑर्डर दिया, कि आप 16 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं? जब इतनी सीरियस चीज़ सामने आ गई उसके बाद भी 16 तारीख का इंतज़ार करेंगे? और फिर आवाज़ आ जाती है कि हम तो वो आई हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं। आई का मसला नहीं है, क्लॉट है आई में, आँख में क्लॉट है। पीटीआई का सीधा आरोप है कि जेल में बंद इमरान खान को अंधा करने की साजिश रची जा रही है। शहबाज सरकार उन्हें खत्म करना चाहती है। ऐसे में इमरान समर्थकों ने शहबाज और मुनीर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। सवाल है कि क्या आक्रोश की आग में जिन्ना लैंड फिर जलेगा? क्या इमरान के नाम पर पाकिस्तान में फिर कोहराम मचेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, बड़ी खबर आ रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स भारत समेत कई देशों में इस वक्त डाउन हो गया है और लाखों यूजर्स को टाइमलाइन लोड करने में दिक्कत आ रही है। लाखों यूजर्स इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया भर में जो एक्स के करोड़ों यूजर्स हैं, अचानक से उनके लिए एक्स की सेवाएं डाउन हो गई है। एलन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स में। पहले आपको बता दूं कि इसका नाम ट्विटर था, लेकिन जब एलन मस्क ने इसका मालिकाना हक खरीदा तो इसका नाम बदलकर एक्स कर दिया था। और इससे पहले भी ऐसा हुआ है कई बार कि एक्स की सर्विसेज डाउन हुई है और अभी इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, एक्स की सर्विस को वापस डाउन हो गई। ये देखिए मेरे पास, मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। मैंने भी अभी एक्स यहां पर खोला हुआ है। इसको थोड़ा सा अगर हम जूम करेंगे तो एक्स को मैंने इसको खोला हुआ है और इसमें लिखा आ रहा है पोस्ट्स आरंट लोडिंग राइट नाउ, ट्राई अगेन। इसको 2-3 बार हमने ट्राई किया है। ये सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे ये वाली लाइन, ये एग्जैक्टली इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि पोस्ट आरंट लोडिंग राइट नाउ, ट्राई अगेन। तो ये है। और इसमें जो लास्ट पोस्ट है मेरे पास, ये करीब 28 मिनट के पहले की पोस्ट है। तो तकरीबन आधा घंटा हो गया है और आधे घंटे से ज़्यादा वक्त से जो एक्स है वो डाउन चल रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस पर जानकारी ये भी आई कि इस पर काम चल रहा है और बहुत जल्द ये जो इशू है इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। इस तरह की जानकारी मिल रही है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी फायरिंग केस में हरियाणा एसटीएफ और मुंबई पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन किया और इसमें 4 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया। चारों शूटर्स हरियाणा के बहादुरगढ़ से गिरफ्तार किए गए। दरअसल मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर 31 जनवरी को 5 राउंड गोलियां चली थी। हरियाणा एसटीएफ के एसपी ने बताया है कि मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की घटना के बाद मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने उनसे संपर्क किया था। इसके बाद हरियाणा एसटीएफ और मुंबई पुलिस ने मिलकर बहादुरगढ़ से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम ऋतिक यादव, दीपक, सनी और सोनू बताए जा रहे हैं और ये सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक इन चारों में से जो दीपक है वो मेन शूटर था और विदेश में बैठे हैरी बॉक्सर और आरजू के संपर्क में था और उसी ने रोहित शेट्टी के घर पर गोली भी चलाई थी। उसके साथ ही सनी और सोनू ने घर के बाहर रेकी की थी। शूटर ऋतिक ने दीपक और उसके साथियों को छिपने में मदद की थी। पुलिस ने सभी शूटर्स के खिलाफ बीएनएस की धारा 109, एमपीए की धारा 37(1), 37(2) और 3 और 25 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। अब तक रोहित शेट्टी फायरिंग मामले में कुल 12 आरोपी हैं जिनकी अरेस्टिंग हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने 5 फरवरी को आरोपी आसाराम फसाले को गिरफ्तार किया था, जो पिछले 4 सालों से गैरेज मैकेनिक के तौर पर काम कर रहा था और यह लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ था। वो गैंग के मास्टरमाइंड शुभम लोनकर के निर्देश पर हथियारों की सप्लाई करता था। 31 जनवरी देर रात रोहित शेट्टी की बिल्डिंग पर 5 राउंड गोलियां चलाई गई थी। हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली थी। शुभम लोनकर आरजू नाम के फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया था और यह बताया गया था कि हमने फायरिंग की है रोहित शेट्टी के घर पे। बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी भी दी गई थी और बाद में इनका पुणे कनेक्शन भी निकलकर सामने आया था। जिस गाड़ी से ये आरोपी, ये फायरिंग करने वाले रोहित शेट्टी के घर तक पहुंचे थे, रोहित शेट्टी के घर से कुछ दूरी पर इन्होंने गाड़ी छोड़ दी थी। वो गाड़ी भी पुणे के एक शख्स की थी, तो पुणे कनेक्शन भी सामने आया था। उसके बाद से लगातार मुंबई पुलिस की जो एंटी एक्सटॉर्शन सेल है वो जांच कर रही है इस मामले की और अब हरियाणा एसटीएफ के साथ हुए इस ज्वाइंट ऑपरेशन में 4 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें मेन शूटर जिसका नाम दीपक है उसे भी अरेस्ट कर लिया गया है।
और वहीं इससे पहले लॉरेंस गैंग से जुड़े गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने पूरे बॉलीवुड को एक ऑडियो जारी कर धमकी भी दी थी। मैं आपको बता दूं कि इस ऑडियो के जरिए उसने धमकाया था पूरे बॉलीवुड को, उसने धमकाया था रणवीर सिंह को भी। रणवीर सिंह जो कि बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, अभी धुरंधर उनकी रिलीज हुई है। इस रिलीज के बाद हमने देखा था कि इसने वर्ल्ड वाइड बहुत जबरदस्त कमाई की थी और फिर लॉरेंस गैंग के निशाने पर रणवीर सिंह भी आ गया था और रणवीर सिंह भी आ गए थे और रणवीर सिंह को भी धमकी दी गई थी। एक ऑडियो मैसेज जारी किया गया था, इस ऑडियो मैसेज के जरिए रणवीर को धमकी दी गई। राम राम सभी भाइयों को, मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस गैंग से। आज का ये वॉइस नोट बॉलीवुड वालों के लिए, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जितने भी उन सबके लिए और खासकर रणवीर सिंह तेरे लिए और तेरे लिए। टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइन पे नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठेंगी, ठीक है। और रणवीर सिंह, तुझे बहुत ज्यादा शौक है सलाह देने का कि जाओ सर आप एप्लीकेशन दे दो, रिपोर्ट कर दो थाने में, ठीक। और तूने भी कर दी, कोई चक्कर नहीं है। अब सुनो मेरी बात, तुम्हारे नीचे जो भी काम करता है ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं तुम्हारे, इन सब की डिटेल है हमारे पास, उनके घर की, कब ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं, परिवार कहाँ रहता है, सब की डिटेल है हमारे पास। तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करेंगे जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं, तब तुम्हारी अक्ल ठिकानी आएगी। टाइम रहते अगर तुम बाद में तुम्हारे जितने भी नीचे काम करते हैं ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करूंगा, ठीक। या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाओ। रणवीर सिंह, तूने कोई बात बोल के उस बात से तू मुकर गया ना, ठीक है, उसलिए वॉइस नोट छोड़ रहे हैं तेरे को। या तो तू तेरी बात पे वापस आ जाओ उसी पे, नहीं तो भाई बात पे मुकरने की सजा क्या होती है वो हम तुझे बताएंगे, ठीक। आराम से बैठ के सुनना, तुम दोनों, रोहित शेट्टी और तू, और पूरे बॉलीवुड को ही बोल रहा हूँ। या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाना, जिसको भी हम फोन करें, अगर नहीं आए बाद में देखना फिर हम क्या करते हैं आप लोगों का। और दूसरी बात, ये जो आज पुर्तगाल में फायरिंग करवाई है मैंने और हमारे भाई सुनील मीणा, हम दोनों भाइयों ने एवी विक्टोर गल्फ 5 पे मरीना ग्रैंड पुर्तगाल में, ये जो सुखदेव जवानदा की दुकान पर फायरिंग हुई, इसकी जिम्मेदारी हम दोनों भाई लेते हैं। ये हमारे भारतीय भाइयों से काम करवा के उसके हक के पैसे रखता है और हमारे इंडियन जो भाई हैं उनके पासपोर्ट रख के उनको ब्लैकमेल करता है। इसलिए इसको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया, अगर ठीक है, अगर टाइम रहते ये नहीं सुधरा तो अगली बार इसको ऐसे ट्रेलर नहीं देंगे, अगली बार इसको गोली मारेंगे इसी देश के सर में। और जितने भी हमारे दुश्मन है ना, काल खोल के सुन लो, मर्दों वाली लड़ाई लड़ो, ठीक। ये एजेंट और लड़कियों का सहारा लेकर हमारे भाइयों का जो नुकसान करने की सोच रहे हो ना, तुम्हारी 7 पीढ़ियां लग जाएंगी, ठीक है। और जो तुम्हारे होनहार लड़के हैं वो चप्पल छोड़कर भागे हैं, उनकी वीडियो हमारे पास, ठीक। और जो भी एजेंट इनका साथ दे रहे हैं, जो भी इनका साथ दे रहे हैं, ठीक है, हमारे भाइयों का नुकसान करवाने में, हमें तुम्हारे परिवार वालों की पूरी जानकारी है, तुम्हारी पूरी जानकारी है। तैयार रहना, कभी भी तुम्हारा दरवाजा खटखटा सकते हैं हम। और अपने प्रियजन हैं जितने भी अपने चाहने वाले, उन सभी से आखिरी पल बिता लो जितना तुम्हारे को बिताना है। अब हम तुम्हारे नजदीक है, तुम्हारे अंत भी नजदीक है, हम भी तुम्हारे नजदीक है। हम बताएंगे तुम्हें बदमाशी क्या होती है। जय श्री राम, जय बलकारी। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को आज कोर्ट से जमानत मिल गई है। बीते 4 फरवरी को चेक बाउंस के मामले में उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने सरेंडर होने के आदेश दिए थे, जिसके बाद से राजपाल यादव दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे। इस दौरान उनकी मदद के लिए कई फिल्मी सितारे और कई दूसरे लोग भी सामने आए। आज राजपाल यादव को 2.5 करोड़ रुपए जमा करने के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। आपको बता दें कि इन 2.5 करोड़ रुपए में से 75 लाख रुपए राजपाल यादव पहले ही जमा कर चुके थे। आज उन्होंने 1 करोड़ 75 लाख रुपए जमा किए, जिसके बाद कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई, रिहाई मिल गई। राजपाल यादव ने साल 2010 में अपनी फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। फिल्म आर्थिक रूप से कामयाब नहीं हो पाई, जिससे भुगतान में देरी हुई और कई चेक जो दिए थे राजपाल यादव ने वो बाउंस हो गए थे। इसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें कई मौके दिए, लेकिन बार बार भुगतान नहीं करने की वजह से अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया था और 4 फरवरी को उन्हें सरेंडर करने के आदेश दिए थे। राजपाल यादव की कानूनी परेशानियां 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले से जुड़ी हैं। 2010 का ये मामला था, लेकिन फिलहाल आज राजपाल यादव को राहत मिल गई है और उन्हें
जमानत मिल गई है। हालांकि कोर्ट में आज ये कहा गया था कि अगर आप 3 बजे से पहले जो अमुक अमाउंट आपको कहा गया 1.5 करोड़ रुपए, वो अगर आप जमा कर देते हैं तो आज ही आपको छोड़ दिया जाएगा, वरना फिर कल इस मामले में हेयरिंग होगी। लेकिन आज राज्यपाल की तरफ से ये पैसे जमा करा दिए गए। तो राजपाल यादव को कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है, जमानत मिल गई है राजपाल यादव को। इसके बाद उनके वकील का क्या कहना है इस बारे में, इस पूरी प्रोसेस के बारे में, वो देखिए आप ध्यान से। मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव जो कि चेक बाउंसिंग मामले में फंसे हुए हैं, 2010 से मामला चलता चला रहा है, लेकिन अभी 11 दिन पहले ही उन्हें तिहाड़ जेल में खुद को सरेंडर करना पड़ा, जिसके बाद से वो जेल में हैं। लेकिन आज उनकी अंतिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई हाई कोर्ट में और उन्हें 1.5 करोड़ रुपया जमा करने के बाद फिलहाल उन्हें ज़मानत मिल गई है। लेकिन अब आने वाले 18 मार्च में एक बार फिर उन्हें पेश होना होगा, क्योंकि उनके अधिवक्ता ने साफ तौर पर कोर्ट में ये दलील पेश की थी कि उनके परिवार में शादी है, भतीजी की शादी है शाहजहांपुर में, जिसमें उन्हें पेश होना है और उसमें शादी में शामिल रहना है। इसी के चलते आज न्यायाधीश ने ज़मानत दी है और जो पार्टी जिसका 9 करोड़ रुपया बाकी है इनकी तरफ, उस पार्टी की तरफ से जो अधिवक्ता पेश थे 1.5 करोड़ रुपये का डीडी आज दोपहर 2:50 पर जमा कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें अंतिम ज़मानत दे दी गई है। अब ये माना जा रहा है कि आज शाम या कल सुबह तक राजपाल यादव जेल से छूट जाएंगे। लेकिन मुश्किलें कम नहीं, बल्कि ये ज़रूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर पैसा नहीं जमा किया तो मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। कैमरामैन अरब के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव को आज दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़मानत दी है। इस वक्त ज़्यादा बात करेंगे, हमारे साथ अधिवक्ता हैं, उनसे बात कर जानेंगे। सर, क्या कंडीशन आज रही, किस कंडीशन में राजपाल यादव को आज बेल दी गई है? आज उनकी एप्लीकेशन लगी थी बेल और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की। पिछली बार उन्होंने अपना केस मेरिट पे आर्ग्यू करने की कोशिश की थी, पर आज उन्होंने मेरिट पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। उन्होंने सीधा आके सरेंडर किया और ये बोला कि हम 1.5 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट लाए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 25 लाख रुपए का एक डीडी भी लाए हैं जो कि रजिस्ट्रार जनरल के नाम के है। मैंने ऑब्जेक्शन ये लिया कि ये 1.5 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट राजपाल यादव जी के नाम पे है। इसको दिखा के ये बाहर आ जाएंगे और फिर हमारे क्लाइंट को पैसा नहीं मिलेगा। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कोर्ट ने कहा कि यदि आप 3 बजे तक ये 1.5 करोड़ का या तो डिमांड ड्राफ्ट बना के लाइए और जमा कराइए मुरली प्रोजेक्ट्स के नाम पे, या ये 1.5 करोड़ रुपए आप इनके खाते में जमा कराइए। इसी दौरान मैंने बैंक डिटेल शेयर कर दी थी ऑपोजिट काउंसिल से। 2:30 बजे के करीबन मुझे कॉन्फर्मेशन आ गया था मेरे क्लाइंट से कि 1.5 करोड़ रुपए खाते में आ गए हैं। वो 1.5 करोड़ आने के बाद मैंने सबमिशन दे दिया था और कोर्ट ने इस बात को कंसिडर किया कि इन्होंने 1.5 करोड़ जमा कर दिए, अपनी बात का मान रखा। साथ ही इनकी भतीजी की शादी है तो 18 मार्च के लिए इनको बेल पे रिहा कर दिया। 18 महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक और पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार के महाशिवरात्रि पर मंदिर दर्शन को लेकर विवाद हो गया। दावा किया जा रहा है कि पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार के दर्शन के बाद कुछ युवकों ने मंदिर परिसर में गोमूत्र छिड़ककर मंदिर का शुद्धिकरण किया। युवकों का गोमूत्र छिड़कने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इन युवकों का कहना है कि अब्दुल सत्तार मांसाहारी भोजन करते हैं। उनके अनुसार महाशिवरात्रि जैसे पवित्र दिन ऐसे शख्स का मंदिर में प्रवेश ठीक नहीं था। बीजेपी ने भी शिंदे गुट के नेता अब्दुल सत्तार के मंदिर में जाने पर सवाल खड़े किए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अब्दुल सत्तार ने हिंदू धर्म स्वीकार नहीं किया है, उन्हें दर्शन करने भी थे तो बाहर से करने चाहिए थे। हमारे देवी देवताओं के मंदिर कोई स्मारक नहीं है। गर्भगृह के अपने धार्मिक नियम होते हैं। राजनीतिक लाभ के लिए उन धार्मिक नियमों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में इच्छा है तो हिंदू धर्म स्वीकार कीजिए और हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद लीजिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के संभाजी नगर के रहीमाबाद के शनिदेव मंदिर में पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार दर्शन करने गए थे और उनके इन दर्शनों के बाद ही यह विवाद उठ खड़ा हुआ। अब्दुल सत्तार ने हिंदू धर्म को स्वीकारा है और अगर नहीं तो उन्होंने बाहर से दर्शन लेना चाहिए था। हमारे देवी देवताओं के मंदिर यानी कोई स्मारक नहीं है। गर्भगृह के कुछ धार्मिक नियम होते हैं। अपने राजनैतिक लाभ उठाने के लिए उन नियमों को तोड़ा मत करिए और यदि आपको बहुत ही इच्छा है तो हिंदू धर्म को स्वीकारिए और फिर खुशहाल हमारे देवी देवताओं के आशीर्वाद लीजिए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक दूल्हे ने दहेज में मिले 21 लाख रुपए लौटा दिए।
दूल्हे ने जयमाला स्टेज पर माइक थामा और कहा कि वधू पक्ष ने हमें शगुन के तौर पर जो 21 लाख रुपए दिए हैं, मैं सम्मानपूर्वक उन्हें वापस लौटा रहा। दूल्हे ने आगे कहा कि शादी 2 परिवारों और 2 दिलों का मिलन है, कोई सौदा नहीं है। हम दोनों आत्मनिर्भर हैं, हम इस रिश्ते को लेन देन का माध्यम नहीं बनने देंगे। हमें किसी भी तरह का दहेज नहीं चाहिए। ये सुनते ही दुल्हन पक्ष समेत समारोह में मौजूद सभी मेहमान भावुक हो गए। कई मेहमान मंच के सामने खड़े होकर इस फैसले का स्वागत करते दिखे। इसके बाद दुल्हन के पिता ने वर पक्ष का सम्मान करते हुए ये रकम वापस ले ली। दूल्हा दुल्हन दोनों इंजीनियर हैं। हाय, मेरा नाम साक्षी है और मैं और प्रफुल्ल, हम दोनों की शादी 14 फरवरी की रात को हुई है और मेरे जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उन्होंने मेरे परिवार के द्वारा जो भी उनको दान दहेज में 21 लाख रुपए दिए गए थे तो उन्होंने वो वापस लौटा दिए हैं और बोला कि हमारे लिए दुल्हनी दहेज है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और इसमें समाज को एक बहुत अच्छा संदेश दिया गया। और मैं चाहती हूँ कि ये सब जो भी लड़की और लड़का अभी आने वाले टाइम में शादी कर रहे हैं इस प्रोसीजर को फॉलो करें और एक समाज में बहुत अच्छा संदेश दें। थैंक यू। और मैं प्रफुल्ल राणा, तो मेरा भी यही मानना है कि हमारा समाज दहेज मुक्त होना चाहिए, क्योंकि शादी एक प्यार होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दहेज पैसे वाली शादी नहीं होनी चाहिए, ये कोई एक बिजनेस नहीं है, प्यार होता है शादी में। तो मेरा भी यही मानना है। थैंक यू। हाय, मेरा नाम इंडो यूएस ट्रेड डील को लेकर देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। ट्रेड डील पर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है, तो वहीं भारतीय किसान संगठन के नेता और किसान भी इस ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत के साथ जो ट्रेड डील हुई थी यूएस की, उस ट्रेड डील को लेकर किसान संगठन लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इस ट्रेड डील की जो शर्तें हैं वो शर्तें पूरी तरीके से प्रो अमेरिका हैं और भारत के किसानों को उनका नुकसान होने जा रहा है। इसी बात को लेकर किसान संगठन नाराज चल रहे हैं। अमेरिका के साथ में ट्रेड डील की है और ट्रेड डील के बाद से ही लगातार सियासत जारी है। राहुल गांधी लगातार सरकार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसानों के हित में ये ट्रेड डील नहीं है। हालांकि देखिए, सरकार इसके तमाम जो फायदे हैं वो गिना रही है। चलिए किसानों से जानते हैं। भारतीय किसान संगठन के लोग हमारे साथ में हैं जो कि खेतीबाड़ी करते हैं या फिर देखिए पशुपालन का काम भी करते हैं। उनसे जानते हैं कि आखिरकार ट्रेड डील के बारे में उनको कितना समझ में आया है। अगर हम ट्रेड डील की बात करें तो ट्रेड डील कितनी आपको समझ में आई है? देखिए, बात जहाँ तक की है वह किसान है, किसान सीधी बात करता है, देसी बात करता है। लेकिन बात जब आती है देश की और ट्रेड डील की बात आती है तो बात याद आती है 15 अगस्त 2025 की, जब ये डील जो है बहुत ही अपनी चरम सीमा पे थी। उस समय डील करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल बिल्कुल दबाव में थे और ट्रंप भी लगातार टैरिफ का डर जो है किसानों को और देश को दिखा रहा था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के ऐतिहासिक उस पल से कहा था कि मैं किसानों के लिए व्यक्तिगत रूप से जो है बहुत भारी कीमत अदा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसानों को मैं लुटने पिटने बर्बाद नहीं होने दूंगा। अमेरिका के आगे किसी भी दबाव में जो है इस डील को मैं साइन नहीं करूंगा। लेकिन अभी पूरा 1 साल भी नहीं बीता है तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपने ये डील कर दी। अब बात आती है कि डील करने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान। जब अमेरिका हम कोई चीज़ भेजेंगे तो उस पर 18% जो है हम लोग टैक्स जो है अदा करेंगे, लेकिन अमेरिका अपने कृषि उत्पाद को पूरे के पूरे को चाहे तो वो भारत के अंदर भेज सकता है, ना उसके ऊपर कोई निर्धारित सीमा है, ना उसके ऊपर कोई टैक्स है। और अमेरिका जो है देश के पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा मक्का, कपास और सोयाबीन पैदा करता है। जब ये सारी चीज़ें जो है अपनी पूरी उपज जो है वो भारत के अंदर जो है भेज देगा, वो भी बिना किसी कर के कर देगा, तो यहाँ का जो स्थानीय किसान है, हमारा जो पूरा का पूरा दक्षिण भारत है वो उसमें कपास की खेती होती है, मक्का की खेती होती है। बिहार जो है मक्का का बहुत बड़ा हब है हमारे देश के अंदर, तो वो किसान कहाँ जाएगा, उसकी फसल कहाँ जाएगी। जब हमारी लागत ज़्यादा आएगी और हमारी फसल कम कीमत पे बिकनी शुरू हो जाएगी तो हम लोग करेंगे क्या कहीं पर। सरकार ये कह रही है कि डेयरी प्रोडक्ट और जो खेती बाड़ी है, कृषि है, उसको जो है
अमेरिका के हिसाब से जो है वो नहीं देखा जाएगा, उसको हम अपने हिसाब से देखेंगे। नहीं, क्यों नहीं? अमेरिका के हिसाब से देखो ना, देखने के लिए कौन मना कर रहा है? जिस तरीके से अमेरिका अपने किसानों के लिए पूरी की पूरी सब्सिडी देता है, वो कहता है कि भाई आपका नुकसान नफ़ा नुकसान कुछ नहीं है, सारा का सारा पैसा मैं दूंगा। तो उस लहजे से आप देखो ना, अब हमारे किसान जो है, छोटे छोटे किसान जब अपनी फसल बेचने के लिए बाजार में जाएंगे, उससे व्यापारी बाजार फसल को खरीदेगा, उससे सस्ती फसल जो है अमेरिका से मिल रही है, तो वो किसानों के पास काहे को जाएगा? किसान तो बिल्कुल पहले से फंसा हुआ है, उसके बाद इस डील के बाद तो बिल्कुल तबाह होने की स्थिति पर है, इसीलिए लगातार इसका विरोध हो रहा है। क्यों लग रहा है कि तबाह होने की कगार पर रहेगा? जब देश का किसान एक छत्र के नीचे, संयुक्त किसान मोर्चे के नीचे पूरे देश में आंदोलन करने के लिए तैयार हुआ था, तो उसको कहीं ना कहीं लगा था कि अब जो है सरकार किसानों को बांधने का काम कर रही है, उनके ऊपर ग्रिप बनाने का काम कर रही है। तो जब उस तरीके से जो है किसानों ने बहुत लंबा क्या कहते हैं आंदोलन कर तीनों कृषि कानून को वापस कराया गया, उसके बाद जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, लाल किले से कहते हैं कि हाँ इस डील में कुछ ना कुछ दिक्कत है, तभी तो उन्होंने डील करने के लिए मना कर दिया था। तो जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये जो आप लोगों ने नियम कायदे कानून बना रखे हैं, इस कायदे कानून से मेरा किसान ठगा जाएगा, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, देश का किसान नहीं कह रहा। किसान तो सिर्फ आज उसमें फॉलो कर रहा है, उनका पीछा कर रहा है, उनकी बात को पकड़े बैठा हुआ है कि जब आपको लग रहा था कि 1 साल पहले 2 साल पहले कि इस डील में बहुत सारे खामियां हैं, बहुत सारे नुकसान हैं, तो फिर आज अचानक से फ़ायदा कैसे हो गई? सिर्फ लैंड लूट कांड पर जनहित में न्यूज इंडिया की मुहिम लगातार जारी है। जिस तरीके से महर्षि संस्थान लैंड लूट में जुटा हुआ है, उसकी पड़ताल हम कर रहे हैं। महर्षि संस्थान के लैंड लूट की हकीकत दिखाने के लिए न्यूज इंडिया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम जनहित के इस मुद्दे को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक महर्षि संस्थान के खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं होता। महर्षि संस्थान ने नोएडा अथॉरिटी के सैकड़ों एकड़ रकबे पर अवैध तरीके से मनमाने प्लॉट काटे, फ्लैट बनाए, जमकर धांधली की। हम एक एक तथ्य सबूतों के साथ लगातार दिखा रहे हैं। महर्षि संस्थान, उसके कट्टरधर्ता अजय श्रीवास्तव और राहुल भारद्वाज के कारनामे भी न्यूज इंडिया लगातार आपके सामने ला रहा है। लेकिन नोएडा लैंड लूट कांड पर हमारी मुहिम के दौरान महर्षि संस्थान के गुंडे न्यूज इंडिया के संवाददाताओं को भी धमकी देते दिखे। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ और गौतम बुद्ध नगर की डीएम ने लैंड माफिया पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया, ये एक बड़ा सवाल है। आप इस बात को जान लीजिए कि देश के बड़े आध्यात्मिक और योग गुरु महर्षि योगी की संस्था की हजारों एकड़ जमीन और सैकड़ों शैक्षणिक संस्थाओं पर अजय श्रीवास्तव नाम का शख्स कुंडली मारे बैठा है। सवाल यह है कि सबसे बड़े भूमाफिया महर्षि संस्थान की लैंड लूट पर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? हजारों बीघा सरकारी जमीन जो कब्जे में है इस भूमाफिया के, वो अब तक खाली क्यों नहीं कराई गई? नोएडा अथॉरिटी हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठी? महर्षि संस्थान को आखिरकार किसका संरक्षण है जिस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? आज हम आपको भंगेल बेगमपुर के खसरा नंबर 226 की लैंड लूट दिखा रहे हैं। कैसे वहां करोड़ों के फ्लैट बना दिए गए, कैसे वहां महर्षि संस्थान ने एसपीआरएस वेंचर्स को 25 लाख में जमीन बेच दी, जिसकी 2022 में मार्केट वैल्यू 120 करोड़ थी, और उस जमीन का जो सर्कल रेट होता है, वो सर्कल रेट भी 11 करोड़ से ऊपर था, लेकिन उसे 25 लाख में बेच दिया गया। बात में करूंगा खसरा नंबर 227 की भी, जो कि राज्य सरकार की संपत्ति है, लेकिन इस पर भी महर्षि का ही कब्जा है। सिर्फ एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक खसरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने 226 की बात की, मैं 227 खसरे की भी बात कर रहा हूं, और ये खसरा भी राज्य सरकार की संपत्ति है, लेकिन इस पर भी महर्षि की लूट की नजर पड़ी हुई है। जय भगवान चौहान ने इस प्लॉट पर 300 से ज्यादा फ्लैट बना दिए। सवाल ये उठ रहा है कि कैसे? किसी को दिख नहीं रहा है। जिस जय भगवान चौहान की मैं बात कर रहा हूं, उस पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं, उसके बावजूद वहां पर कंस्ट्रक्शन कर लिया जाता है। खसरा नंबर 226, 227 में 700 फ्लैटों की रजिस्ट्री हुई है। खसरा नंबर 227 में जय भगवान चौहान फ्लैट बना रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अथॉरिटी को, अधिकारियों को, अफसरों को, किसी को कुछ दिख नहीं रहा है? और इस तरह की भी जानकारी मिलती है कि जय भगवान कई बार अधिकारियों तक को धमका देता है कि मेरे पास इतने मुकदमे हैं मेरे ऊपर, 2-4 और हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और अब तक तो ये बात सच साबित होती हुई दिख रही है, क्योंकि अभी तक किसी तरह का कोई ठोस एक्शन होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ये सारी जो चीजें चल रही हैं, ये जो सारा घोटाला, ये घालमेल जो चल रहा है, सवाल ये है कि आखिरकार एक्शन इस पर क्यों नहीं हो रहा है?
जबकि मैं एक चीज आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है कि लैंड माफिया को उत्तर प्रदेश में पनपने नहीं देंगे। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, फिर चाहे वो माफिया हो या फिर लैंड माफिया हो, सब पर सख्त एक्शन हुआ भी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से चेताया भी था कि 24 घंटे के भीतर ऐसे जो भूमाफिया जिन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे किए हुए हैं, वो भूमाफिया या तो जमीन छोड़ दें या फिर एक्शन के लिए तैयार रहें। 24 घंटे का समय दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है, उसको तत्काल छोड़ दें। 24 घंटे के बाद जब हम कार्रवाई करेंगे तो उसको जमीन तो छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसने जो कमाई की होगी उसको ब्याज सहित हम वसूली करेंगे। सरकार की नीति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि भूमाफिया के खिलाफ उनका क्या स्टैंड है, उनका क्या विजन है। 24 घंटे के लिए एक अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटे के अंदर भूमाफिया जिन्होंने सरकारी जमीन पर, सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, अगर वो सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ते हैं तो फिर कब्जा तो वापस लिया ही जाएगा, लेकिन वो ब्याज के साथ वापस लिया जाएगा, यानी कि छोड़ा उनको बिल्कुल नहीं जाएगा। तो न्यूज इंडिया सवाल यहां पर यही उठा रहा है कि आखिरकार जब प्रदेश के मुख्यमंत्री इतनी सख्त नीति की बात कर रहे हैं तो फिर नीचे के अधिकारी क्यों उनकी नीति को पलीता दिखा रहे हैं? कि इसके बावजूद एसपीआरएस वेंचर्स के सौदे में काले धन का क्यों इस्तेमाल किया गया? क्यों इस पर एक्शन अब तक नहीं हो रहा है? महर्षि संस्थान के खिलाफ कार्रवाई पर नोएडा अथॉरिटी लाचार क्यों दिख रही है, जबकि मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि वो साथ हैं? नोएडा अथॉरिटी के सीईओ और अधिकारियों के हाथों को क्या किसी ने बांधा हुआ है जो वो एक्शन नहीं ले रहे? क्या कोई ताकतवर शख्स है जो इस लैंड लूट पर महर्षि संस्थान के पीछे है और उनको बचा रहा है? हिंदुस्तान के सबसे बड़े लैंड स्कैम पर क्यों कोई अफसर, कोई अधिकारी बात करने को, जवाब देने को तैयार नहीं है? नोएडा अथॉरिटी इतनी बेबस क्यों है कि वो अपनी ही जमीन छुड़ा नहीं पा रही है भूमाफियाओं के कब्जे से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्मार्ट सिटी के सपने बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश को विकसित करेंगे और भूमाफिया के कब्जे से जमीन मुक्त कराएंगे। साफ साफ मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं, उसके बावजूद भी जो ये लैंड लूट हो रही है, जिसमें 2, 4, 5 बीघे नहीं है, हजारों बीघे सरकारी जमीन है, उस जमीन पर से कब्जा क्यों नहीं हटाया जा पा रहा है इन भूमाफियाओं का? इसका जवाब देना होगा अफसरों को। फिलहाल 16 आने सच में आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए। नमस्कार।